जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स पर। फर्राटा फिजिक्स में इस समय आप क्लास 12th के लेक्चर्स को देखने चल रहे हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं, द नेम ऑफ द टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। तो चलिए इसकी हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं। क्लास 12th को डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट है? फिजिक्स। Proud that you are studying the physics and chapter 3 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया जा रहा है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर, इसके पहले हम लोगों ने 7 लेक्चर्स को कवर किया था। तो ये जो टॉपिक चल रहा है लेक्चर नंबर 8 और आज जो डिस्कस करने चल रहे हैं पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि पोटेंशियोमीटर हम लोग पढ़ते क्यों हैं। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि पोटेंशियोमीटर में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज़ यह है कि पोटेंशियोमीटर हम लोग इसलिए यूज करते हैं, इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, जैसे सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, एक रजिस्टेंस है R, ठीक है, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? I। अब इस यहाँ पे थ्योरेटिकली अगर ओम्स लॉ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा? V = I × R। वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कितना होगा? I × R। लेकिन अब हमें वोल्टमीटर की हेल्प से अगर हम मेजर करेंगे तो कभी भी ये V = I × R के बराबर वोल्टेज नहीं आएगा, बल्कि उससे कम आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ पे पैरेलली एक वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं, जैसे ही कनेक्ट करेंगे वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर क्या करता है, इसकी कुछ करंट को अपने अंदर से होके अलाउ कर देता है जाने के लिए, और जैसे ही इसका करंट का कुछ पार्ट इधर से जाने लगता है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। और जब यहाँ पे करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी तो जो एक्चुअल वैल्यू है ओम्स लॉ के हिसाब से थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, अब उस वैल्यू से हमें कम मिलने लगेगा। इसका मतलब ये जो वोल्टमीटर है अब ये हमें डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज यहाँ पे बताने लगेगी, मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो हमें एक ऐसी डिवाइस डेवलप करनी पड़ेगी जो करंट को ना लेती हो। ठीक है, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस हो कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। तो आइडियल वोल्टमीटर जो होता है, इसको ध्यान से देखते रहिए। आइडियल वोल्टमीटर जो होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब वो कोई करंट नहीं लेनी चाहिए तो जाके एक्यूरेट आपको यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बताएगा। लेकिन वोल्टमीटर के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपने रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर पाए या फिर वो कोई करंट ना ले। वोल्टमीटर करंट जरूर लेता है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या कोई और ऐसा सिस्टम हम लोग डेवलप कर सकते हैं जिसमें करंट ना लिया जाए और वोल्टेज भी सही बताया जाए? तो वो काम कौन करता है? पोटेंशियोमीटर। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियोमीटर कहीं किसी सर्किट एलिमेंट में हमें एक्यूरेट वैल्यू ऑफ वोल्टेज बताता है। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग द पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से थोड़ा सा एडवांस की तरफ हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। दिस इज द एडवांस मशीनरी, एडवांस सर्किट, ठीक है, एडवांस डिवाइस। तो अब पोटेंशियोमीटर क्या है, इसके एलिमेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ऐसा इसमें क्या होता है कि ये कोई करंट नहीं लेता है। ठीक है, तो अभी जब हम लोग इसकी सर्किट बनाएंगे तो वहां पे दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे करंट ये नहीं ले रहा है। ओके, तो चलिए इसको आप आई होप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके क्या होता है इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा लिखेंगे अपने से बना के, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको डायग्राम बना लीजिए और थोड़ा सा आप इसके बारे में लिख भी लीजिएगा कि व्हाई वी आर स्टडीइंग द पोटेंशियोमीटर। Because voltmeter takes some current and it does not give the accurate value of the voltage across the element। ठीक है, चलिए पोटेंशियोमीटर में हम लोग देखेंगे। पोटेंशियोमीटर में थोड़ा सा लिखेंगे, it is a device or circuit which gives the accurate
वैल्यू ऑफ वोल्टेज across the circuit elements, okay, and it does not draw any करंट, और ये कोई करंट नहीं लेता है, ठीक है। और हम लोग इसका पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है? पोटेंशियोमीटर क्या करता है कि जो सेल है उनके ईएमएफ को कंपेयर करने में हेल्प करता है। किसी भी सेल का ईएमएफ अगर हमें नहीं मालूम है तो हम लोग पोटेंशियोमीटर की हेल्प से ईएमएफ भी पता कर पाते हैं, और साथ ही साथ किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम लोग पोटेंशियोमीटर से पता करते हैं। तो यही दो चीज़ हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे। पोटेंशियोमीटर also tells the internal resistance and compare the EMF of cells। तो ये क्या करता है? सेल के ईएमएफ को भी कंपेयर करता है, ठीक है। तो अब पोटेंशियोमीटर को सबसे पहले हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे? कंपेयर ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो हेडिंग अब डाल लीजिए, ऐसे लिख लीजिए सर्किट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को लिख लीजिए, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को हम लोग लिखेंगे, जल्दी करिए। अब हेडिंग डाल दीजिए पोटेंशियोमीटर फॉर कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल। पोटेंशियोमीटर फॉर कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए पोटेंशियोमीटर फॉर कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल्स, ठीक। अब इसमें हम लोग लिखेंगे सर्किट कंस्ट्रक्शन। तो इसमें पहला लिखेंगे सर्किट एंड कंस्ट्रक्शन। तो चलिए इसकी सर्किट बनाते हैं, फिर इसकी वर्किंग को हम लोग अभी देखते हैं। तो सर्किट इसकी बड़े ध्यान से थोड़ा सा बनाइएगा। तो इसमें थोड़ा सा पहले पॉइंट करके लिख लीजिए, इट हैव ए लॉन्ग वायर कामा मेटल स्ट्रिप्स होती हैं, और क्या होता है? जॉकी होती है, और क्या होता है? गैल्वेनोमीटर। इसके पास गैल्वेनोमीटर भी होता है, और क्या होता है? गैल्वेनोमीटर और की होता है, और सेल जिनको कंपेयर करना है वो सेल होते हैं। 2 सेल कम से कम यहाँ चाहिए। तो सेल्स क्या होगा? जिनके ईएमएफ क्या हैं? E1 एंड E2 हैं, ठीक है। E1 एंड E2 हो गए। उसके बाद रियोस्टैट हो गए, इतनी चीज़ें हम लोग पोटेंशियोमीटर के सर्किट में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको डायग्राम को बनाते हैं, सर्किट को बनाते हैं। वी हैव टू रिमूव इट। अजान हो रहा है तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग सर्किट बनाएंगे, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, हम ताकि इसको रिप्लेस कर दें। आई हैव टू सम स्पेस रिक्वायर्ड। ये हेडिंग आप डाले रहिएगा, उसके नीचे जो आपने लिखा है इसके नीचे सर्किट बनाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या होगा? एक बैटरी होगी और यहाँ पे एक रियोस्टैट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक ऐसे गैर रहेगा और यहाँ पे एक मेटल स्ट्रिप होगी। तो मेटल स्ट्रिप से एक वायर ऐसे जाएगा, उसके बाद एक वायर यहाँ पे, ये मेटल स्ट्रिप है, फिर वायर ऐसे आएगा
यहाँ पे मेटल स्ट्रिप है, फिर वायर ऐसे आएगा, फिर मेटल स्ट्रिप है, फिर वायर ऐसे जाएगा। तो इस तरह से ये जो है ऐसे यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये सब आपके क्या है, मेटल स्ट्रिप्स हैं। दीज आर द मेटल स्ट्रिप्स। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे देखिएगा। तो कंपेयर करने के लिए कम से कम दो सेल तो हमें चाहिए ही। तो इसलिए यहाँ से हम लोग एक सेल निकालेंगे जिसका ईएमएफ होगा E1। ठीक है, वो यहाँ पे जाएगा और जाने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, इसका जो की है उसका नाम है 1, और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है 3 और तीसरा है 2। दूसरा जो सेल होगा वो निकलेगा, वो ऐसे जाएगा जिसका ईएमएफ कितना है E2, वो इसके साथ कनेक्टेड है। देखते चलिएगा, इसका ईएमएफ है E2। इन्हीं दोनों को कंपेयर करना है कि कितना आपस में वोल्टेज है। और इस 3 से एक गैल्वेनोमीटर निकल के आता है, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा जो वायर है ये जॉकी। ठीक है, ये है जॉकी। आर यू गेटिंग इट? दिस इज द गैल्वेनोमीटर, और उसके बाद ये जॉकी है। सपोज करते हैं इसका जो पोटेंशियल है या वोल्टेज है वो कितना है, E बैटरी का, और इसका RH ले लेते हैं। ठीक है, अब समझ गए। अब इसमें लिखेंगे लेट phi is the potential drop per unit length in the wire। इस वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, एक लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, फाई। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से इसका पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। तो कितनी लेंथ के लिए कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो इन द वायर। ठीक है, तो चलिए अब इसकी वर्किंग को देखते हैं। देखिए, इसको ध्यान से समझेंगे। सपोज करते हैं कि जैसे हमने बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट किया, और ये जो थर्ड पॉइंट है, ये की का हमने पहली बैटरी को, पहले सेल को हमने क्या कर दिया, इसके सर्किट को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। केस फर्स्ट में क्या किया, केस फर्स्ट में 1 इज कनेक्टेड विथ 3। तो जब हमने 1 के 3 के साथ कनेक्ट कर दिया, तो यहां से जो करंट निकलेगी, यहां से करंट निकलने के बाद क्या होगा कि यहां पे करंट जाएगी। अब करंट को यहां पे दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता वो पहले सेल के थ्रू E1 से होते हुए, गैल्वेनोमीटर से होते हुए, यहां से निकलते हुए इधर से आ जाएगी। दूसरी जो करंट यहां से डिवाइड हुई रहेगी वो आगे बढ़ते हुए इस वायर से होते हुए आगे ऐसे आ जाएगी। यहाँ पे दोनों करंट मिल जाएंगे, और जिसके कारण कंप्लीट जो करंट यहाँ पे आई वो पूरा निकल के यहाँ पे फिर से इसमें वापस चली जाएगी। ठीक है, फिर से वापस चली जाएगी। तो लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे करंट आ रही है, सर्किट ऑन है, ये वाला की इसके साथ कनेक्टेड है, तो जैसे ये यहाँ पे आ रहा है तो हम इस जॉकी को पकड़ के क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट पे यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा ले जाएंगे। तो सपोज करते हैं कि इस जॉकी को यहाँ से यहाँ जब लेके जा रहे हैं, तो सपोज करते हैं इस पॉइंट पर जब हमारा जॉकी अब इस पॉइंट से हट के इस पॉइंट पर पहुँच गया, ये तो इस पॉइंट पर इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाती है, डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। तो सपोज करते हैं ये वाला पॉइंट यहाँ से कितना है, इसका नाम दे देते हैं A, और B C D E, यहाँ पे F और G H I J। तो जैसे जॉकी को लेके आते हैं, सपोज करते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितना है, L1। तो L1 एट L1 G इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो जब इधर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो जो करंट अब यहाँ से चल रही थी वो करंट अब इधर नहीं जाएगी। अब जब वो करंट इधर नहीं जाएगी तो वो करंट कहाँ से होके जाएगी, केवल पूरी की पूरी करंट इधर से ही होके जाएगी। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में एट डिस्टेंस L1 गैल्वेनोमीटर 0 है। तो जब 0 होगा तो करंट यहाँ पे आ रही है वायर में, तो L1 यहाँ से यहाँ तक L1 तक वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप जो हो जाएगा इस करंट के कारण वो हो जाएगा phi इंटू L1। क्योंकि एक लेंथ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो phi हो रहा है, तो L1 लेंथ पर कितना हो जाएगा, phi इंटू L1। सो एट L1 G इक्वल टू 0। सो
वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ L1 कितना हो जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L1 V1 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ गए? जब हम लोग ये इसके साथ कनेक्ट किए रहते हैं। अब ये बताइए, यहां से जब करंट नहीं जाएगी, इस वाले सर्किट से करंट नहीं जाएगा, तो जो ईएमएफ यहाँ पे वही पूरा ईएमएफ यहाँ पे हो जाएगा। ये केस बिल्कुल ऐसे बनेगा, जैसे ये वायर बहुत सारा आ रहा है, तो ये टोटल आपका लेंथ कितना है L1, और यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है 5 इंटू L1। दूसरा सर्किट कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ क्या है ये, तो ये दोनों सर्किट आपस में क्या है? पैरेलल, ये इसके पैरेलल में है, तो जितना ईएमएफ ये होगा उतना ही ये भी होगा, तो इसका मतलब ये E1 इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सो E1 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू L1, इक्वेशन नंबर इसको 2 ले लेते हैं। समझ गए? बिल्कुल वैसे ही केस 2 में, नाउ फॉर केस सेकंड में क्या करेंगे, जब ये वाला 2 3 के साथ कनेक्टेड होगा, केस सेकंड में जब 2 कनेक्टेड विथ 3, जब 2 3 के साथ कनेक्टेड होगा तो हम लोग वही काम करेंगे। तो जैसे ये 2 3 के साथ कनेक्टेड होगा, तो अब आपकी जो करंट है वो किधर से होके जाएगी? इधर से होके जाएगी। तो जब फिर से हम अपनी जॉकी को उठाएंगे, फिर से हम अपनी जॉकी को उठा के सपोज करते हैं यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है, ये इसको आप ले लीजिए L1 पूरा लेंथ पहली, और अब यहाँ पे L2। सपोज करते हैं दूसरी कंडीशन में L2 पर, यहाँ से यहाँ तक L2 डिस्टेंस है, L2 डिस्टेंस पर इसमें करंट कितना हो जा रहा है? 0। जब L2 डिस्टेंस पर करंट 0 हो जाएगा, सो अब केस सेकंड के लिए यहाँ से आ गए, सो एट L2 G इक्वल टू 0, गैल्वेनोमीटर क्या हो जा रहा है? 0। तो अब जब गैल्वेनोमीटर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब फिर से अब इधर से कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब जो करंट यहाँ से चलेगी पूरी करंट इधर आएगी। L2 डिस्टेंस पर जाके जो है ये डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है, तो L2 डिस्टेंस पर जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा? 5 इंटू L2, कितना हो जाएगा? V2 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू L2। सो अब देखिए यहाँ पे भी EMF कितना हो जाएगा? इसी के बराबर। सो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली फॉर E2 तो क्या हो जाएगा? E2 इक्वल टू 5 इंटू L2, इक्वेशन नंबर इसको हम लोग ले लेते हैं 3, ठीक है, या इसको हम लोग 3 ले लेते हैं और इसको हम लोग क्या ले लेंगे? 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 2 को क्या करेंगे? कंपेयर। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 4। तो अब यहाँ देखिए E1 अपॉन E2 इक्वल टू 5L1 अपॉन 5L2। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? E1 अपॉन E2 इक्वल टू 5L1 अपॉन 5L2, 5 से 5 कैंसिल, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस केवल लेंथ देख के बता देनी है कहाँ पे ये 0 हो रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा? इन दोनों का पोटेंशियल जो EMF है कंपेयर हो जाएगा। तो इफ कंपेयर तो हो गया, लेकिन अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू पता है, मान लेते हैं E2 की वैल्यू पता है, तो E1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे E2 की वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद हमें वैल्यूज पता चल जाएंगी, है ना। सो इफ E2 इज नोन, अगर E2 नोन है देन क्या होगा? इसको आप लोग लिखते चलें, समझते चलें एकदम, क्योंकि आपको बोर्ड में लिखना है, इसलिए मैं आपको लिख के भी बता रहा हूँ। एग्जाम में कैसे लिखना है ये कंटेंट आपके पास होना चाहिए, ताकि जल्दी से आप लिख के आ जाइए। इफ़ E2 इज नोन देन E1 इक्वल टू हो जाएगा E2 इंटू L1 अपॉन L2, ठीक है। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ द EMF ऑफ द 2 सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अगर कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आई, दिस इज द थ्योरी एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन, दिस इज द वर्किंग, तीनों ही स्टेप में इसी का नाम हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, जब 2 सेल्स को कंपेयर करना था उसके लिए हमारा पोटेंशियोमीटर था ये, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे कि जब हमें किसी भी इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है तो कैसे हम लोग अपने सर्किट को, अपनी वर्किंग को अरेंज करते हैं। तो इसको लिख लीजिए जल्दी से। एक चीज हम देखिए यहाँ पे कि जिस समय हम लोग इसको यूज कर रहे हैं तो उस समय देखिए इधर करंट नहीं जा रही थी, करंट कितना था, 0। इसका मतलब पोटेंशियोमीटर 0 करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको जल्दी से बना लीजिए पूरा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, पोटेंशियोमीटर फॉर कंपेयरिंग द पोटेंशियोमीटर फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। पोटेंशियोमीटर फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए इसको जल्दी से नोट करने के बाद, पोटेंशियोमीटर फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए देखिए इसको, पोटेंशियोमीटर फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसी भी सेल का, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो अब उसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। देखिए जैसे ये हमारे पास क्या है, रियोस्टेट है और यहाँ से फिर आपका सिस्टम चला, ये मेटल स्ट्रिप है, यहाँ से वायर आपका कनेक्ट हुआ, उसके बाद ये इधर आया, इधर आया, देखते रहिएगा। चलो ठीक है, एक बार और ले लेते हैं ये, ठीक है। और ये सब मेटल स्ट्रिप है, दीज आर द मेटल स्ट्रिप्स। अब जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है उसको अब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब कनेक्ट करेंगे तो देखिएगा ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा सा ये हो जाएगा, एक इधर से चलेगा रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स है ये, दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स। आर सपोज करते हैं इसका क्या है, रेजिस्टेंस। उसके बाद ये एक दूसरे सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है स्मॉल आर, इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर और ईएमएफ है कितना, ई। यहाँ पे जो सेल है इसका जो ई वोल्टेज है वो कितना है, कैपिटल ई, और दिस इज द रियोस्टेट। वही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे जो होता है वो कितना होता है, 5। यहाँ से इसके साथ कनेक्टेड होगा एक गैल्वेनोमीटर। उससे पहले यहाँ पे की एक लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे की लगेगा, ठीक है, ये एक की लगेगा। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद एक जॉकी यहाँ से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सर्किट हमारे पास क्या आ गया जब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको आप डायग्राम जल्दी से बना लीजिए फास्ट, फिर इसकी वर्किंग को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। चलिए केस फर्स्ट में हम लोग देखेंगे, केस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से केस फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग ये वाला जो की है इसको ओपन रखेंगे। ये रेजिस्टेंस इसका नाम है आर और की है के। तो केस फर्स्ट में के इज ओपन, जब के ओपन होगा, ठीक है, तो वही कंडीशन। और यहाँ से जब आपकी करंट चलेगी तो करंट चलने के बाद क्या होगा कि ये जो सेल है, सेल से करंट होते हुए गैल्वेनोमीटर से होते हुए हमें यहाँ पे करंट मिलना चालू हो जाएगा और जी में डिफ्लेक्शन हमें शो होगा। तो करंट, कुछ करंट इधर से चली जाएगी, कुछ करंट इधर से चली जाएगी, दोनों करंट यहाँ पे मिलेंगे और फिर पूरी करंट जो आई यहाँ से चली थी वही आई आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो जब दोनों करंट यहाँ पे मिल जाएंगी तो अब क्या होगा, अब सपोज करते हैं कि जब यहाँ से करंट चल रही, सर्किट ऑन है, ऑन कंडीशन में हम लोग जॉकी को क्या करते हैं, इस पूरे वायर पे इधर से इधर लेके जाते हैं, इस पूरे वायर पे इधर से इधर लेके जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो एक पॉइंट पी पर, सपोज करते हैं किस पॉइंट पर, पी पर, जिसकी लेंथ ए से कितना है, ए से पी की जो लेंथ है वो कितना है, एल। तो ए से पी की जो लेंथ एल है या L1 है वो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा,
इस पॉइंट पर जो गैल्वेनोमीटर है उसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 0। सो के इज ओपन एंड एट पॉइंट P ऑफ जॉकी डिफ्लेक्शन इन G इज कितना है, 0। जब डिफ्लेक्शन इन G इज 0 और AP इजकल टू एंड AP इजकल टू कितना है, L1। AP इजकल टू क्या है, L1। तो जब AP इजकल टू L1 होगा तो ये जो पूरा वोल्टेज है वही पूरा वोल्टेज इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस वायर के इस EMF के बराबर हो जाएगा। सो इवन यहाँ से देखिए, एक जैसे ये मान लीजिए कि ये हमारे पास EMF है ये, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और दूसरा जो हमारे पास इधर से ऐसे करके आ रहा है पूरा ना, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, तो पूरा वोल्ट, क्योंकि ये सर्किट और ये सर्किट आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो जितना वोल्टेज ये होगा उतना वोल्टेज ये होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, यहाँ पे वोल्टेज है 5 इंटू L1 और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, E1। तो ये क्या हो जाएगा, E इजकल टू 5 इंटू L1। ठीक है, तो AP इजकल टू L1, सो E इजकल टू हो जाएगा 5 इंटू L1। इक्वेशन नंबर इसको हम लोग फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सर्किट पैरेलल में होंगे। केस 2 में चलते हैं। अब केस सेकंड में व्हेन ईच एंड एवरी केसेस वी आर कंटिन्यू सीइंग दैट द करंट इन द एक्सटर्नल सेल इज 0। यहाँ पे जो करंट जा रही है वो बिल्कुल 0 जा रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहते हैं कि पोटेंशियोमीटर करंट को ड्रॉ नहीं करता है, करंट को नहीं लेता है। तो व्हेन K इज क्लोज्ड, जब हम लोग क्या करते हैं, K को क्लोज करते हैं। अब जैसे ही हमने केस सेकंड में इसको क्लोज किया, अब ध्यान से देखिएगा, अब K को हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज। अब जब क्लोज कर दिया, सेकंड में लिखिएगा, तो अब फिर इसकी वर्किंग देखिए। यहां से करंट निकलना शुरू होगी, यहां से करंट निकलने के बाद I करंट निकलती, सपोज करते हैं कि कुछ करंट आपकी इधर चली जाएगी, इसका नाम दे देते हैं I1, और कुछ करंट आपकी I2 इधर चली जाएगी और I3 इधर चली जाएगी। ध्यान से समझिएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 पार्ट में करंट जाएगी, कुछ करंट इधर चली जा रही है, कुछ करंट इधर चली जा रही है, कुछ करंट इधर चली जा रही है। ये I1 और I2 आगे जाने के बाद फिर मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपका टोटल कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, और I3 आगे जा रही है। I3 ऐसे आते आते यहाँ पे ये वाली करंट भी आगे आ जाएगी, और यहाँ पे आने के बाद टोटल जो करंट हो जाएगी I इक्वल टू, यहाँ पे फिर I कंप्लीट हो जाएगी, और वही I आपका फिर से इस वाले एक्सटर्नल बैटरी में चली जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सर्किट की ऑन कंडीशन में, जब सर्किट ऑन होता है तो जब ये करंट जा रहा होता है, क्योंकि इसमें भी डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस जॉकी को इस पूरे वायर पे ट्रैवर्स करते हैं। तो सपोज करते हैं सेकंड केस में जॉकी का यहाँ पे इसका नाम अब Q रख देते हैं। Q पर क्या हो रहा है, यहाँ पे Q पे आने के बाद इस पे डिफ्लेक्शन 0 हो जा रहा है। तो एट Q सपोज एट Q G इजकल टू 0, और Q और A की लेंथ सपोज करते हैं L2 है, तो G इजकल टू 0 एंड AQ इजकल टू क्या है, L2। सपोज करते हैं जिस पॉइंट पर ये 0 हो रहा है उसकी डिस्टेंस यहाँ से कितना है, L2 है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से अब देखेंगे, अब इसका मतलब ये हुआ कि इधर से जो करंट जा रही है वो करंट अब इधर नहीं जाएगी, उस करंट का एक भी पोर्शन इधर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, लेकिन ये सिस्टम तो हमारा क्लोज है ना, ये देखिए दिस सिस्टम इज क्लोज। लेकिन तो इस वाला जो EMF है, ये वाला EMF करंट को तो देगा, लेकिन ये करंट इधर इधर पूरा आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, तो इस वाले EMF के कारण जो करंट आएगी वो केवल यहीं पे रहेगी, और इस वाले करंट के, इस वाले वोल्टेज के कारण जो करंट जाएगी वो इधर जाएगी। तो इस वाले करंट के कारण यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, सपोज करते हैं इस वाले के कारण यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जा रहा है, V इजकल टू 5 इंटू L2। ध्यान से समझिएगा अब क्या हो रहा है,
तो इसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है 5, और यही वोल्टेज, ये जो टर्मिनल वोल्टेज होंगे इसके बीच में और इसके बीच में इस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन उठता है कि ये टर्मिनल वोल्टेज आएगा कितना। तो इसके लिए हम लोग एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं। सपोज करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, हमें इन दोनों के बीच में वोल्टेज बताना है, ठीक है। तो यहाँ से जब आपका करंट चलेगा तो यहाँ पे ईएमएफ कितना है, ई। तो इस पूरे सर्किट में जो इसके कारण करंट आएगी वो कितना आएगी, आई इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही है इंटरनल रेजिस्टेंस। आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर। अब यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है, V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू कैपिटल आर। तो I की वैल्यू हम लोग ये वाली पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आर यू गेटिंग इट? तो यही वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो इसके बीच का वोल्टेज, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा, और इसके बीच का वोल्टेज कितना आ गया है, ये समझ गए। तो इसका मतलब 100, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या दे देते हैं, 1, 2 एंड इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 दे देते हैं। इसको आप बगल में डायग्राम बना लीजिएगा और करंट को आप ऐसे दिखा दीजिएगा, ठीक है, ये आई, और आप ये कर लीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 में ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर। तो अब हम लोग देखेंगे एप्सिलॉन इंटू आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू 5 इंटू L2। क्या यहाँ से आपको ठीक लग रहा है सारी चीज़ें, क्योंकि यही वोल्टेज यहाँ पे भी, यही वोल्टेज यहाँ पे, तो ये इक्वल टू ये राइट इक्वल हो जाएगा। अब जब राइट इक्वल हो जाएगा तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं कितना, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा क्या होने वाला है, नाउ इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, 4 ऊपर रहेगा और 1 नीचे रहेगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। एप्सिलॉन इंटू आर, इसको लिखिए अपॉन आर प्लस स्मॉल आर अपॉन ये ई स्मॉल ई इक्वल टू 5L2 अपॉन 5L1, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा, इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए रफ में। तो इसको हम थोड़ा सा हटा दें, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए, क्योंकि अब इसके आगे हम बढ़ चुके हैं, तो आप वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से कैलकुलेशंस को देखेंगे। देखिए 5 से 5 कैंसिल, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, तो कितना आ गया, आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1। अब दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे L1 अपॉन L2 आ जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लेंगे एलसीएम को, तो 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन आर इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये उधर चला जाएगा। स्मॉल आर अपॉन आर इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1, स्मॉल आर इक्वल टू आर उधर चला जाएगा, तो ब्रैकेट में L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये वाला जो रेजिस्टेंस है R, इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और ये लेंथ की वैल्यू उसको तो हम लोग तुरंत मेजर कर लेंगे, है ना। तो किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम लोग इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड यू हैव द एक्सप्रेशन इन फ्रंट ऑफ योर आईज, आपकी आंखों के सामने ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस का, किसी भी सेल का। ओके, एनी प्रॉब्लम डू यू हैव? तो इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, पूरा डेरिवेशन आप लोग एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है। जब आप ऐसे ही लिख के आएंगे, एक प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, केसेस लिख के आएंगे, तो टीचर को लगेगा कि हाँ इनको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। आप भी इसको रिवाइज्ड करके कई बार आप थोड़ा सा देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, बस इसको समझने वाले। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसका यूज़ हम लोग कैसे कर पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप थ्योरी को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस को देख लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर यूज कहाँ पे। अभी हम लोग इससे पे बेस्ड न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका
एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसके दो यूज तो आपने देख लिया, क्या क्या, कंपेयर करने में और, चलिए आई एम रिमूविंग इट। अब हेडिंग डाल दीजिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो सबसे फर्स्ट हम लोग पोटेंशियोमीटर को कहाँ यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर द कंपेयर ऑफ द सेल्स। पहला जो हो जाएगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंपेयर ऑफ सेल्स में यूज होता है। दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने पे, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में। थर्ड जो हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज डिवाइडर। कभी कभी जैसे मान लीजिए कि आपके पास 50 वोल्ट है, आपको चाहिए कितना 15 वोल्ट या 20 वोल्ट, और तो आप क्या करोगे कि दो डायरेक्शन में आपको डाइवर्ट करना है। तो 50 वोल्ट का जब आप लेके आओगे, अगर आपको चाहिए 50 वोल्ट, तो ये आपको 50 वोल्ट अलग 15 वोल्ट अलग कर देगा, 35 वोल्ट अलग कर देगा, तो अलग अलग वोल्टेज आपको दे देगा। तो पोटेंशियोमीटर ही क्या करता है, वोल्टेज को डिवाइड कर देता है 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, आपको जो चाहिए। ठीक है, वही जो जॉकी होता है ना, इसी की हेल्प से वो डिवाइड कर देता है आपको कितना चाहिए। तो इसलिए ये किसका काम करता है, वोल्टेज डिवाइडर का भी काम करता है ना। और फोर्थ जो होता है, ये सेंसर में भी यूज होता है, सेंसर, मोशन डिटेक्टर में भी यूज होता है। और फिफ्थ में ये वॉल्यूम कंट्रोल, वॉल्यूम या साउंड कंट्रोल में भी यूज होता है। तो दीज आर द 5 एप्लीकेशंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। और भी जगह होता है जैसे रेजिस्टेंसेस को मैनेज करने के लिए, तो काफ़ी जगह पे ये सारी चीज़ें यूज होती हैं, मतलब पोटेंशियोमीटर। तो अब हम लोगों ने थ्योरीज को पढ़ा है और ये पूरा हम लोगों ने डेरिवेशन को देखा है। तो हम ये चाहते हैं कि चलिए इस पे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लगा लिया जाए, ठीक है। तो चलिए, क्या आप रेडी हैं? चलो, नाउ आई एम रिमूविंग इट। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग इसको हटा रहे हैं। अब हेडिंग डाल दीजिए न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल, इसको सब नोट कर लीजिए। हाँ, न्यूमेरिकल, अब न्यूमेरिकल में थोड़ा सा हम लोग स्पीड अप करेंगे, तो आप इसको ध्यान से ट्यून बैठाइएगा, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे क्या है। तो इसको मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और उसको समझ के इसके जो डेटाज हैं हम लोग उस पर डायरेक्ट बात करेंगे। चलिए, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं, एक बार आप डायरेक्ट इसको लिख लीजिए, ठीक है। मैं पढ़ दे रहा हूं, आप इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा। ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, पूरा जो वायर है उसका जो लेंथ है कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ वायर कितना है, 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वायर 100 सेंटीमीटर, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, और टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। ओके, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस एंड सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। इस सोर्स ऑफ EMF 10 मिली वोल्ट इज बैलेंस्ड अगेंस्ट लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए, इसमें क्या है कि एक जैसे हमारे पास ये पूरा रेजिस्टेंस है, आप ये बोल सकते हैं कि एक पूरा वायर का बड़ा सा रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये क्या है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके साथ एक जो है EMF कनेक्टेड है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और जिसका EMF है कितना, 2 वोल्ट।
ठीक है। और इसके साथ एक और रजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसका रजिस्टेंस कितना है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रजिस्टेंस एंड सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट। रजिस्टेंस सपोज करते हैं R है और सेल का EMF कितना है 2 वोल्ट है। इंटरनल रजिस्टेंस, ए सोर्स ऑफ EMF 10 मिली वोल्ट इज बैलेंस्ड अगेंस्ट ए लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो एक क्या है 10 मिली वोल्ट का, यहाँ से ये लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर, यहाँ से आपका क्या है 10 मिली वोल्ट क्या कनेक्टेड है, एक EMF कनेक्टेड है। एक सेकंड थोड़ा सा क्वेश्चन, चलिए हाँ, इज बैलेंस्ड अगेंस्ट द 40 सेंटीमीटर द पोटेंशियल वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बताना है और यहाँ पे एक 10 मिली वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमें बताना है रेजिस्टेंस R की वैल्यू। तो अब ये कैसे बताएंगे बताइए। पोटेंशियोमीटर का इसमें कॉन्सेप्ट है। तो 100 मीटर का जो है इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है टोटल यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 10 ओम, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसको ध्यान से और अच्छे से करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें ये R को बताना है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस पूरी सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, तो टोटल जो करंट होगा, टोटल अभी इसको हम लोग यहीं पे देखेंगे, इसको थोड़ा सा हटाएंगे तो टोटल जो करंट होगा वो ऐसे होगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन ये दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन। तो टोटल करंट I इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन R प्लस 10। टोटल करंट कितना हो गया, दिस एंड दिस। ओके, अब ये देखते हैं एक लेंथ पर जो रेजिस्टेंस 100 सेंटीमीटर पर रेजिस्टेंस कितना है 10 और 10 ओम। तो अब ये बताइए 10 सेंटीमीटर पर कितना होगा 1 ओम और 40 सेंटीमीटर पर कितना होगा, यहां से यहां तक कितना है 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा यहां से यहां तक वो कितना हो जाएगा R इक्वल टू या R डैश इक्वल टू हो जाएगा 4 ओम। ओके, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो 4 ओम आएगा। क्यों, क्योंकि 100 पे 10 तो 10 सेंटीमीटर पे 1 है ना, तो इसलिए यहाँ पे कितना, और ये 40 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो कितना आ जाएगा 4 ओम। तो जब यहाँ पे R डैश 4 ओम आ जाएगा तो अब देखिएगा क्या होता है। अब यहाँ पे अब हमें इतने का वोल्टेज ड्रॉप देखना है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना आता है, करंट हमें पता चल गई। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा V डैश इक्वल टू आ जाएगा करंट I और ये रेजिस्टेंस R डैश। I की वैल्यू कितना है 2 अपॉन R प्लस 10, R डैश की वैल्यू कितना है इंटू 4। समझ गए। अब ये V डैश कितना है, यहाँ पे देखिए इतना जितना वोल्टेज इसके थ्रू आया है उतना ही वोल्टेज यहाँ पे है। तो इसको लिखेंगे हम लोग, जो V डैश है वो कितना है 10 इंटू 10 पावर -3 इक्वल टू 2 4 जा 8 अपॉन R प्लस 10। ओके, तो यहाँ 10 इंटू 10 पावर -3 है, तो ओवरऑल ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन 100। 10 पावर -2, 10 पावर -2 का मतलब 100 और इक्वल टू इधर कितना है 8 अपॉन R प्लस 10। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये R कितना आ जाएगा इधर, तो R प्लस 10 इक्वल टू 100 इंटू 8 कितना हो गया 800। तो ये 10 कहाँ चला जाएगा उस साइड, तो R इक्वल टू 800 माइनस 10, R इक्वल टू 790 ओम। तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इक्वल टू 790 ओम। दिस इज द आंसर। समझ गए। तो ये पूरा को पूरा पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड था, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं, वो आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में, दरअसल एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो वोल्टेज डिवाइडर का है, तो इसलिए उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, उसका जो एग्जाम्पल है उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से डू फास्ट डू फास्ट, इसको आप लोग नोट कर लें।
जल्दी से वीडियो रोक के नोट करिए। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का उसको भी देख लेते हैं। चलिए, इसमें कह रहा है, ध्यान से इसको मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग देखिएगा। ए रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम ड्रॉज करंट फ्रॉम ए पोटेंशियोमीटर। ए रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम ड्रॉज करंट फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर। द पोटेंशियोमीटर हैज ए टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट। ए वोल्टेज V is supplied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. तो इसमें क्या होगा, इसको देखेंगे। हमारे पास क्या है, ए रेजिस्टेंस ऑफ R ओम ड्रॉस करंट। तो इसका सर्किट जो दिया गया है उसको देखिए, क्या क्या दिया गया है। एक यहाँ पे वोल्टेज है और ये रेजिस्टेंस है, और उसके बाद दिस इज द आर रेजिस्टेंस, और ये बी है, आर नॉट है, और ये ए है, और ये वी है। ये सर्किट है, ठीक है। तो इसमें फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। ए रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम ड्रॉस करंट फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर। द पोटेंशियोमीटर हैज ए टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट। A voltage V is applied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है, ये पूरा देखिएगा कितना है टोटल, R नॉट है, R नॉट है, और ये जो रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है, दिस इज द R, दिस इज द R। तो आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और यहाँ पे वी वोल्टेज कनेक्टेड है। हमें बताना है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। इसका मैं एक्यूरेट डायग्राम बना देता हूं, एक बार आप देख लीजिएगा। जैसे ये हमारे पास है, रफ डायग्राम की बात करें तो ये वी है, ये आ रहा है, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है, और एक इसके साथ ये कनेक्टेड है रेजिस्टेंस ये। तो क्योंकि पूरा रेजिस्टेंस आर नॉट है और इसके जस्ट मिडिल में है, तो इसके इतना रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा आर नॉट अपॉन 2, ये वाला भी कितना हो जाएगा आर नॉट अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा वी, ठीक। तो टोटल जो इससे करंट आएगी, करंट, टोटल करंट कितना होगा, यहाँ पे देखिएगा, इसके इक्विवेलेंट सर्किट यही बनेगा। टोटल जो करंट आई आएगी, आई इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ये। तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, उसके बाद ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो चलिए इसको हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो टोटल इसका R डैश कितना आएगा, 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन R नॉट बाई 2 प्लस 1 अपॉन R, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये कितना आ जाएगा, 2R इंटू R नॉट, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 2R प्लस R नॉट, ठीक है। R डैश कितना हो जाएगा, R डैश इक्वल टू हो जाएगा R इंटू R नॉट अपॉन 2R प्लस R नॉट, ठीक है। कौन सा, ये R डैश। तो अब इसका टोटल कितना आ गया R डैश, और अभी ये टोटल कनेक्टेड है सीरीज के साथ। तो R डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा कितना, इसके इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम लोग बना ले तो ये आ जाएगा R डैश, और ये आ जाएगा R नॉट बाई 2, और ये V है। तो अब ये सीरीज में है ना, तो इसका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो V, यहाँ पे V और यहाँ पे R डबल डैश। तो R डबल डैश इक्वल टू R डैश प्लस R नॉट बाई 2, तो R डैश प्लस R नॉट बाई 2। तो टोटल जो करंट आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, R इंटू R नॉट अपॉन 2R प्लस R नॉट बाई 2, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगा। तो करंट कितना आ जाएगा I इक्वल टू, करंट देखिएगा, सो करंट I इक्वल टू
V अपॉन ये पूरा रजिस्टेंस V अपॉन R डबल डैश। ठीक है, R डबल डैश की वैल्यू ये है, इसको हम लोग देखेंगे, इसको आप लिख लीजिए जल्दी से, है ना। अब उसके बाद हमें क्या बताना है, यहाँ पे करंट कितना है I पूरे सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है दिस। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जितना यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है R डैश, और I पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो ये फ्लो हो रही है। तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों सर्किट पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा R डैश। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R डैश इज कितना है बताएं, अक्रॉस R डैश इज V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R डैश। तो V इक्वल टू I के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू हम लोग इसको V डैश बोल देते हैं, ठीक है, और V अपॉन R डबल डैश इंटू R डैश। R डबल डैश की वैल्यू भी रखिए, R डैश की भी वैल्यू रखिए। चलिए, तो V डैश इक्वल टू हो जाएगा V, R डबल डैश की वैल्यू कितना है ये इसमें R कॉमन ले लीजिए, तो R नॉट जब कॉमन आ जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ से देखिएगा R अपॉन 2R प्लस R नॉट प्लस 1 अपॉन 2 इंटू, ये देखिएगा ध्यान से, इंटू R डैश के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ये R इंटू R नॉट अपॉन 2R प्लस R नॉट। ठीक है, तो V डैश इक्वल टू एक R नॉट से एक R नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और V अपॉन इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, R प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2R प्लस 2R प्लस R नॉट अपॉन 2 ब्रैकेट में 2R प्लस R नॉट, इसका एलसीएम ले रहे हैं और पूरा सॉल्व कर रहे हैं इनटू ये क्या हो जाएगा R अपॉन 2R प्लस R नॉट, ये से ये कैंसिल आउट तो नीचे 2 बचेगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो V डैश इक्वल टू 2 ऊपर गया तो कितना आ गया 2VR अपॉन 4R प्लस R नॉट। तो वोल्टेज ड्रॉप इसके अप्रॉक्स कितना होगा, यही आपका हो जाएगा, दिस इज द V डैश इक्वल टू 2VR अपॉन 4R प्लस R नॉट। दिस इज द आंसर माय डियर ऑब्जर्वर्स। आप इतनी देर से मुझे देख रहे हैं, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ये जो मेथड है, दिस इज द वोल्टेज डिवाइडर। V से कितना है, देखिए ये डिवाइड हो रहा है ना रेजिस्टेंस की हेल्प से। इसको जो हम लोगों ने 3 एप्लीकेशन के बारे में बात किया था कि वोल्टेज डिवाइडर होता है, यही मेथड है। रेजिस्टेंस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ये पूरा मेथड है। इस पूरे न्यूमेरिकल्स को आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं आए तो आप कमेंट हमको कर दीजिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आए हम उस पर फिर से वर्क कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे, और चलते चलते हम एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप इस समय फर्राटा फिजिक्स पर हमें देख रहे हैं। ये आपका अपना ही चैनल है। तो फर्राटा फिजिक्स में क्लास 11-12 की फिजिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कंटेंट लिख पाएँ, ठीक है। तो आपको बैठे बैठे बस एक ही बार में आपकी नोट्स वगैरह सारी चीज़ें तैयार हो जाती है, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम इस हिसाब से आपको कंटेंट देते हैं ताकि आपको कहीं पे दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा कंटेंट हम आपको दे देते हैं, चाहे इंटरव्यू में आप वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे एग्जाम में पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड चाहे जो क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसका जवाब दे के ही आएंगे, ठीक है। तो आप CBSE आप चाहे जो क्वेश्चन पूछेंगे आप फाइनली रिप्लाई करके ही आएंगे। तो स्ट्रैटेजी को हम लोग काफ़ी जो है उसका दायरा काफ़ी बड़ा करके हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। तो फर्राटा फिजिक्स आपको बहुत बेहतरीन टाइप का बोर्ड का लेक्चर्स प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हम लोग IIT JEE मेंस एंड एडवांस के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और नीट के भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो लोग IIT JEE मेंस एंड एडवांस की तैयारी कर रहे हों, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो 11-12 के लिए, उनको आप रेकमेंड एक बार ज़रूर करिएगा। तो जोड़ लेते हैं हम लोग अपनी फैमिली को, थोड़ी थोड़ी बड़ी करते चलेंगे, ठीक है।
तो चलिए ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। तो जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।